अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 2 सब टॉपिक 7 कीमी ऑस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों के जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़े थे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। हमने पढ़ा था उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, थर्ड था क्रेब्स साइकिल और फोर्थ था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी। वो चारों जो स्टेप्स थे हमने पढ़ लिए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कीमी ऑस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। सो लेट्स स्टार्ट। Oxidative phosphorylation is the synthesis of ATP molecules with the help of energy liberated during oxidation of reduced coenzymes NADH and FADH2 produced in respiration। कह रहा है बच्चों जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है ये क्या है? ये एटीपी की सिंथेसिस है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी which is liberated or produced during oxidation of reduced coenzymes NADH and FADH2 produced in respiration। कह रहे बच्चों जो रिस्पायरेशन में हमारे पास मॉलिक्यूल्स बने थे NADH एंड FADH2, जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है यानी उनमें से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो उस हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है उससे जो एटीपी की सिंथेसिस होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है। The enzyme required for this synthesis is called ATP synthetase। कह रहा है इस सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं ATP synthetase। ठीक है। ये देखिए बच्चों नीचे फिगर दी हुई है, फिगर 4.17 मैकेनिज्म ऑफ कीमियोस्मोसिस इन रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें कीमियोस्मोसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है। ये पहले आप नीचे से पढ़ लें फिर आपको ये जो डायग्राम है उसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। इट इज लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स F0 and F1। FO is the embedded in membrane and involves in the movement of proton from intermembrane space to mitochondrial matrix। कह रहा है बच्चों ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है। ठीक है। और कह रहा है इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? FO एंड F1। FO इज एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है एंड इट और वो किस में इन्वॉल्व होता है? वो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स में इन्वॉल्व होता है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है। F1 or elementary particle is a head-like part which is projected from the surface of membrane towards matrix। कह रहा है जो F1 है या एलिमेंट्री पार्टिकल भी इसको हम कहते हैं, कह रहा है एक हेड लाइक पार्ट होता है जो प्रोजेक्ट हो रहा होता है सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन से टुवर्ड्स मैट्रिक्स। इट कैटालाइजेस एटीपी सिंथेसिस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। कह रहा है ये एटीपी की सिंथेसिस को कैटालाइज करता है कैसे? ये कंबाइन करता है ये एडीपी को और इनऑर्गेनिक फास्फेट को। एटीपी synthetase becomes active in ATP formation only when the proton gradient having higher concentration of H positive or protons on the FO side as compared to F1 side is established। कह रहा है कि ये जो ATP synthetase एंजाइम है जो क्या करता है? एटीपी की फॉर्मेशन करता है, एटीपी सिंथेसाइज करता है। कह रहा है ये एक्टिव कब होता है? ओनली कि जब एक प्रोटॉन ग्रेडिएंट क्रिएट हो जिस जहां पे हायर कंसंट्रेशन जो प्रोटॉन्स की वो एफ ओ वाली साइड पे हो एज कंपेयर टू F1। द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू FO चैनल इंड्यूसेस F1 पार्टिकल्स टू फंक्शन एज ATP synthetase, i.e. the energy of proton gradient is used in attaching a phosphate to ADP by high energy bond। This produces ATP। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ATP। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 प्रोड्यूसेस 3 ATP मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि एक NADH2 मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास कितनी ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 3। while a similar oxidation of FADH2 form 2 ATP मॉलिक्यूल। जबकि एक FADH2 मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से हमें कितने ATP मिलते हैं? 2 ATP मॉलिक्यूल्स। द थ्योरी ऑफ ATP प्रोडक्शन
बाय दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कीमियोस्मोसिस। कह रहा है कि एटीपी प्रोडक्शन का ये जो मैकेनिज्म है इसको हम क्या कहते हैं, कीमियोस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास बच्चों टॉपिक है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अच्छा, पहले इससे पहले जो ऊपर फिगर आई थी वो देखें, फिगर 4.17 मैकेनिज्म ऑफ कीमियोस्मोसिस इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब ये देखिए मैट्रिक्स है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो रही थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये देखिए प्रोटीन कम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है कि प्रोटीन कम्प्लेक्स 1 है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स 1। वहां पे पहले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वहां से कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम सी कम्प्लेक्स 4। ठीक है, वहां पे जाते हैं। उसके जब वहां पे जा रहे थे तो जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं वो पंप होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ पे हमने पढ़ा था, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। जो वहां पे तो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास ये देखें H प्लस आपको नजर आ रहे हैं, ये जो हमारे पास एटीपी सिंथेज सिंथेज एंजाइम आपको नजर आ रहा है, ये जो लेबल किया हुआ है इसके और ये कंसंट्रेशन जो है ग्रेडियंट यहाँ पे बन जाएगा, जिसकी वजह से जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है तो ये क्या करता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करता है और एटीपी बना देता है। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इज टू जनरेट एटीपी। कह रहा है जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेलुलर रिस्पायरेशन का वो होता है एटीपी बनाना। देयर आर टू वेज टू डू दिस ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन, कीमियोस्मोसिस एंड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। कह रहा है दो तरीके हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी जनरेट करने के। एक है कीमियोस्मोसिस जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया, दूसरा है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। द फार्मर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो कह रहा है जो पहले वाला वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एज फार एज सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation is concerned, you are already familiar that the addition of inorganic phosphate to any organic molecule is called phosphorylation। कह रहा बच्चों जहां तक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की बात है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि इनऑर्गेनिक फास्फेट की एडिशन को, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एडिशन को हम क्या कहते हैं, क्या है, फास्फोराइलेशन हुई है, एडिशन ऑफ फास्फेट। ठीक है, इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। ठीक है, बट when phosphate is enzymatically transferred from an organic substrate it is called substrate level phosphorylation। लेकिन कह रहे हैं जब हम फास्फेट को enzymatically ट्रांसफर करें यानी विद द हेल्प ऑफ इंजाइम ट्रांसफर करें एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ठीक है, however it accounts for only a small percentage of ATP that a cell generate। लेकिन कह रहा है ये एक स्मॉल परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है फॉर द टोटल एटीपी सिंथेसिस। इट अकर्स एट 3 occasions ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। कह रहा है ये 3 मौकों पर होती है एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान। कहाँ कहाँ पे वो देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखें। In glycolysis, substrate level phosphorylation occurs when 1,3-bisphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate 7th reaction and when phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate 10th reaction। कह रहा ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कब हुई थी, जब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ था 3-फास्फोग्लिसरेट में। हमने उसमें पढ़ा था ना ग्लाइकोलिसिस के टोटल 10 स्टेप हैं, तो जो 7th वाला रिएक्शन है। और कह रहा है दूसरा जब फास्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट हुआ था पाइरुवेट में लास्ट स्टेप में। ठीक है, 10th रिएक्शन। देयर आर 4 ATPs प्रोड्यूस्ड बाय दिस मैकेनिज्म during glycolysis, but 2 of them are supposed to be consumed in preparatory phase, so net product by substrate level phosphorylation is 2 ATP। कह रहे टोटल जो एटीपीज इस मैकेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन जो 2 एटीपीज हैं वो हमने पढ़ा था प्रीपरेटरी फेज में कंज्यूम हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। तो टोटल जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है ग्लाइकोलिसिस से वो 2 एटीपीज बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन occurs when सक्सिनाइल को ए is converted into सक्सिनेट। पहले हमने बात की ग्लाइकोलिसिस में, वहां पे कब कब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है। सही है, ठीक है। अब हम बात करें क्रेब्स साइकिल की।
तो कह रहा है बच्चों क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कब होती है? जब सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। तो कह रहा है देयर आर टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड एट दिस ओकेजन since ATP can be synthesized directly from the organic substrate of exergonic reactions, energy releasing reactions, e.g. cellular respiration. Therefore, it is said that substrate level phosphorylation couples the exergonic reactions with the synthesis of ATP. These ATPs are then used to drive endergonic reactions, energy storing reactions, for example, protein synthesis. In this way, out of total 36 ATP which are produced during aerobic respiration in most of human cells, 4 ATP are the result of substrate level phosphorylation and remaining 32 ATP are produced by chemiosmosis through electron transport chain. कह रहे हैं बच्चों कि दो हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से एटीपी बने ग्लाइकोलाइसिस में और 4 बने क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल हमारे पास सॉरी 2 ही बने क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल हमारे पास जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से एटीपी बने वो 4 हैं और जो बाकी हमारे पास आउट ऑफ 36 एटीपी जो टोटल एरोबिक रिस्पायरेशन में बनते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू कीमियास्मोसिस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये आप ऊपर देखें एक फिगर दी हुई है हमारे पास फिगर 4.18 ए में कह रहा है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये देखें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक एंजाइम है वो कन्वर्ट हो गया है न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लस एटीपी। अच्छा के जो हमारे पास फास्फोराइलेशन क्या है सिंपली कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था उसका फास्फेट ग्रुप क्या हुआ रिलीज हो गया और वो एडीपी के साथ कंबाइन हो गया तो वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में। ठीक है बी वाले में क्या हमारे पास बी में है बिकॉज एटीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कपलिंग many intergonic and exergonic reactions. It is an important link between anabolism and catabolism in living cells. ये देखिए ATP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट जब कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है एटीपी। इस केस में एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है यूज हो रही है क्या हो रही है एनर्जी क्या हो रही है यूज हो रही है। नेक्स्ट देखें जब एटीपी ब्रेक हो रहा है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में तो हमारे पास एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है। इसको हम कहेंगे एंडरजोनिक रिएक्शन फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस मेकिंग न्यू सेल्स और सेल पार्ट्स और ऊपर वाले थे एक्सरजोनिक रिएक्शंस लाइक सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास सी में क्या है हमारे पास एटीपी बजट इन एरोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा एटीपी का बजट शो किया हुआ है एरोबिक रिस्पायरेशन। ये देखें पहला स्टेप होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का ग्लाइकोलाइसिस उसमें ग्लूकोज से क्या बन जाता है थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं। उसमें हमने पढ़ा है टोटल हमारे पास कितने एटीपी बनते हैं टोटल 4 एटीपी बनते हैं लेकिन 2 यूज हो जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में तो टोटल हमारे पास 2 एटीपी बन गए। ठीक है बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बनते हैं और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये साइटोसोल में हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप है जो हमारे पास वो होता है क्रेब्स साइकिल वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसमें क्या होता है K2 पर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले हमारे पास कन्वर्ट होते हैं 2 एसिटाइल कोए में और वो कन्वर्ट क्रेब्स साइकिल में इंटर हो जाते हैं और क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 2 एटीपी बनते हैं बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो टोटल हमारे पास जो एटीपी यील्ड आ गई 4 एटीपी प्लस इधर देखिए साथ में हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस में है 2 NADH भी बनते हैं और हमने पढ़ा था जो है NADH जो है हमारे पास कितने एटीपी देते हैं 4 एक NADH देता है हमारे पास 3 एटीपी ये हमने ऊपर पढ़ा है ना और एक FADH 2 एटीपी देता है लेकिन जहाँ पे फिर 6 एटीपी बननी चाहिए लेकिन 4 क्यों बने क्योंकि 2 यूटिलाइज हो गए तो 4 एटीपी बन गए। साथ में जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट हुई थी जिसमें एसिटाइल को बना था उसमें भी 2 NADH रिलीज हुए थे और वो हमें 6 एटीपी दे देंगे क्योंकि एक NADH 3 एटीपी देता है। फिर इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में हमें 6 NADH मिलेंगे और एक NADH 3 एटीपी देता है तो टोटल हमारे पास 6 into 3 18 एटीपी आ गए। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 2 FADH 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और एक FADH 2 मॉलिक्यूल 2 एटीपी देता है तो टोटल हमारे पास 4 एटीपी आ गए। इन सबको कंबाइन करें तो हमारे पास कितने आ गए 18 प्लस 6 24 24 प्लस 4 28 प्लस 4 32 34 2 प्लस 4 और ये जो 32 है ये थ्रू आए हैं बाय कीमियास्मोसिस
और 32 प्लस 4 हमारे पास टोटल आ गए 36 एटीपी। तो एरोबिक रिस्पायरेशन से टोटल हमारे पास जो एटीपीज आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो कितने प्रोड्यूस होते हैं? 36 एटीपी। ये देखें लास्ट लाइन, these ATPs are used to drive androgenic reactions. In this way, out of 36 total ATPs which are produced during aerobic, 4 are produced by substrate level phosphorylation and remaining 32 are produced by chemiosmosis through electron transport chain. So ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ G3P। G3P स्टैंड फॉर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये हमने पीछे पढ़ा था ना, जो बनता है G3P। कह रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। फर्स्ट वन इज G3P is an important intermediate of both respiration and photosynthesis। कह रहे हैं कि ये एक important intermediate है respiration का भी और photosynthesis प्रोसेस का भी। नेक्स्ट इज in Calvin cycle of photosynthesis, G3P molecule are converted into glucose phosphate within the chloroplast. Glucose phosphate is then converted to glucose, fructose, sucrose, maltose and starch। कह रहे बच्चों कि फोटोसिंथेसिस में जब कैल्विन साइकिल हो रही होती है तो उसमें G3P मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज फॉस्फेट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये जो ग्लूकोज फॉस्फेट है ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, सुक्रोज में, माल्टोज में और स्टार्च में। ठीक है। नेक्स्ट इज इन रिस्पायरेशन G3P appears during glycolysis and act as connecting molecule between preparatory and payoff phase। कह रहा है वो रिस्पायरेशन में G3P अपीयर होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के दौरान, और ये एक्ट करता है कनेक्टिंग मॉलिक्यूल के तौर पे बिटवीन प्रिपरेटरी फेज एंड पेऑफ फेज। सो ऑल द एनर्जी मॉलिक्यूल i.e. ATP or NADPH2 can be produced only after formation of G3P। ठीक है। नेक्स्ट इज G3P molecule ultimately lead to formation of pyruvate which is the end product of glycolysis and raw material for anaerobic and aerobic respiration। कह रहा बच्चों जो G3P मॉलिक्यूल है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, और वो रॉ मटेरियल होता है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का। G3P also act as intermediate molecule for interconversion of different biological molecules, ATPs and waste product। उसके अलावा G3P जो है ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के तौर पे भी काम करता है, इंटरकन्वर्जन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक ATPs एंड वेस्ट प्रोडक्ट। Carbohydrates in the cell may be converted to lipid and lipids to carbohydrates through formation of G3P intermediate। कह रहा है जो सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लिपिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय फॉर्मेशन ऑफ G3P इंटरमीडिएट। सही है। नेक्स्ट इज carbohydrates in the cell may be converted to amino acid and proteins and also from proteins to carbohydrates through formation of G3P intermediate। उसके अलावा कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स जो सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम अमीनो एसिड्स में और अमीनो एसिड्स को प्रोटीन्स में और इसी तरीके से प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फार्मिंग G3P इंटरमीडिएट। के एक पहले हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंटरमीडिएट बनाए, उससे हमें अगर प्रोटीन है तो पहले हम ये इंटरमीडिएट बनाए फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं। ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंस। अब ये नीचे देखें, हमें एक फिगर दी हुई है, फिगर 4.19 मेटाबॉलिक पूल कंसेप्ट। When they are used as energy source, carbohydrate, fat and protein interdegradative pathways at specific points, degradation produces metabolites that can be used for synthesis of other biomolecules or mere release of ATPs। ये देखें ग्लूकोज है जो हमारे पास, अगर हम पहले बनाएं G3P तो उससे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लाइसिरोल से, और ग्लाइसिरोल अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा फैट में। ठीक है। इसी तरीके से प्रोटीन्स हैं तो उनको हम कन्वर्ट अगर उनको हम ब्रेक डाउन करें अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड कन्वर्ट हो सकता है पायरुवेट में, पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा G3P में, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। इस तरीके से हम
डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं लाइक शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उनको हम क्या कर सकते हैं, इंटर्न कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू फार्मिंग G3P इंटरमीडिएट। नेक्स्ट इज सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, के जो फैट्स और प्रोटीन्स होती हैं उनकी रिस्पायरेशन। When a fat is used an energy source, it breaks down to glycerol and 3 fatty acids। अच्छा, हमने जो ऊपर रिस्पायरेशन पढ़ी है ना, वो बच्चा हमने पढ़ी है ग्लूकोज की, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कह रहा है अगर हमारे पास फैट्स और प्रोटीन्स हो तो उनकी रिस्पायरेशन कैसे होगी, यानी उनसे हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे। कह रहा है अगर हम फैट को यूज करें एनर्जी सोर्स के तौर पर, तो इट ब्रेक डाउन टू, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लाइसिरोल में और 3 फैटी एसिड में। एज फिगर 4.20 इंडिकेट्स, ये जो ऊपर वाली फिगर थी, फिगर ये नीचे देखें फिगर 4.20, ये schematic representation of pathway involved in photorespiration in chloroplast, peroxisomes and mitochondria, ठीक है। as figure 4.20 indicate, glycerol is converted to G3P, a metabolite in glycolysis, के जो glycerol है वो कन्वर्ट हो जाता है G3P में। The fatty acids are converted into acetyl CoA, which enter Krebs cycle, and 18 carbon fatty acid results in 9 acetyl CoA molecule। एक 18 कार्बन वाला फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 9 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स में। The hydrolysis of protein result in amino acid whose R group size determines whether the carbon chain is oxidized in glycolysis or the Krebs cycle। अगर प्रोटीन्स की हम हाइड्रोलाइसिस करें यानी ब्रेक डाउन करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड्स में, और उनका जो आर ग्रुप साइज है वो डिटरमाइन करेगा कि उनका जो ऑक्सीडेशन है वो थ्रू ग्लाइकोलाइसिस होगी या क्रेब्स साइकिल में। द कार्बन चेन इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर व्हेन एन अमीनो एसिड अंडरगो डीअमाइनेशन, आई द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। ये देखिए अब एक और टर्म आ गया डीअमाइनेशन। जैसे हमने डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डिहाइड्रेशन पढ़ा था, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और टर्म आ गया है डीअमाइनेशन, यानी रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। कह रहा है कि जो कार्बन चेन है प्रोड्यूस होती है जब एक अमाइनो एसिड डीमाइनेशन करता है, यानी उसमें से अमाइनो ग्रुप जो रिमूव हो जाता है तो एक कार्बन चेन प्रोड्यूस होती है। द अमाइनो ग्रुप्स बिकम्स अमोनिया NH3 व्हेन एंटर द यूरिया साइकिल एंड बिकम पार्ट ऑफ यूरिया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।